टीवी में मुजाहिद अलवी आपको खुशामदीद कहता है। और अब जबकि आइनी और कानूनी तौर पर 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास होना है और ग़ालिबन कोई 9-10 दिन रहते हैं, मगर न सिर्फ ये कि दो बड़ी जमातों के दरमियान डेडलॉक बरकरार हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन बेशतर हलकों को जहाँ चैलेंज किया गया है उनका फॉर्म 45 और 45 की बुनियाद पर नताइज भी नहीं सुना सका। इस्लामाबाद की तीनों कौमी असम्बली की नशिस्तों का जो है वो आप देख रहे होंगे कि वो नताइज जो हैं वो रोक दिए गए हैं, लाहौर के रोक दिए गए हैं। बेशुमार जगह चैलेंज है, तकरीबन कोई कहता है 57 सीटों पर। और लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन उसमें मुतमईन करने में नाकाम हैं। लेकिन मैंने कहा ना, दो बड़े अहम मसले हैं कि अगर ये उस वक्त तक यानी 29 फरवरी तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, यानी 266 में से दो पहले ही एक इंतकाल हो गया है, एक और सीट का मसला है, 264 के नताइज नहीं होते, तो फिर अगले दिन स्पीकर का इंतखाब कैसे होगा, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि 5 वोट बड़े अहम होते हैं। उससे ज़्यादा ये कि फिर प्राइम मिनिस्टर का भी इंतखाब अगले 2 दिन बाद होना है, वो किस तरह होगा। और सबसे अहम बात यह है क्योंकि किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं, अगर सबसे ज़्यादा तादाद में तो आज़ाद अरकान हैं जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से अपने कागजात जो हैं इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर इस एतबार से आज़ाद अरकान जिनकी शायद कोई 92 और 93 हो जाएगी, उनको ही दावत देनी चाहिए सदर मुमलिकत को। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर अगर जॉइंट और फिर एमकेएम भी शामिल होकर अपनी अक्सरियत दिखाती है तो सदर को यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ जो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो इख्तलाफात हैं, बल्कि कन्फ्रंटेशन की फिजा देखने में आ रही है, उसका सबब यह है कि पूरी इंतखाबी मुहिम बिलावल साहब ने नून लीग के ख़िलाफ़ चलाई है और अभी भी वो वज़ारतें लेने से इनकार कर रहे हैं। बल्कि उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून को अपनी शराइत पर वोट दूंगा, अपनी शराइत पर वोट दूंगा। तो कहना मकसद ये है कि मैं हमारी पार्टी, उनके पार्टी के अरकान अपनी शराइत पर वोट देंगे। देखें, बिलावल ने आज जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उसमें बहुत ही कोई एक आध बार बरहम भी बिलावल साहब हो गए जो बहुत कम होते हैं। लेकिन बिलावल साहब का ज़रा देखिए आज मीडिया से गुफ्तगू, जिससे लगता है कि ये डेडलॉक अभी भी बरकरार हैं। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे देते। तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्त रवि है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है। और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी के लिए आज बिलावल साहब एक अरसे बाद जो मुस्करा के जवाब देते थे, खासे बरहम नज़र आए जब एक सहाफ़ी ने उनसे एक सवाल किया कि ऐसा लगता है कि आप कुछ इस्टेब्लिशमेंट से साज़बाज़ कर रहे हैं। देखिए कितनी उनकी बरहमी। मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। सर वो आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है, वो दूसरा सवाल है ना, बस सौदा उसका नहीं बनता है। तो आप अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप बड़े मेहरबानी सबूत लेकर आए, वरना आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ। जी, मैंने कहा ना कि बिलावल साहब, यंग बिलावल आज ज़रा इस सवाल पे बरहम हुए क्योंकि जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप की मुलाकातें हुई हैं, उनमें क्या बातें हुई, तो इस पर उनका रिएक्शन। हमारे साथ चौधरी अता हसन साहब हैं, बड़े सीनियर पीपल पार्टी के रहनुमा, और इसके बावजूद कि चौधरी साहब खुलकर तहरीक इंसाफ का साथ देते रहे। लेकिन जब बिलावल साहब पहुँचे लाहौर तो उन्होंने न सिर्फ चौधरी साहब को खुसूसी तौर पर मदऊ किया बल्कि गुजरात के जलसे में भी ले आकर उनको मुकर बनाया। शुक्रिया चौधरी साहब,
बड़ी गहरी नज़र है, बड़ी तवील वाबस्तगी है। तो इस वक्त आपको क्या इस सूरत हाल में जो कुछ है, जैसे मैंने कहा ना कि इब्तिदा में भी कि बेशुमार हलकों के नताइज रोक दिए गए हैं, तो कैसे होगा कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को चौधरी साहब? नहीं, वो तो हो सकता है, वो तो इनको सिर्फ ये चाहिए कि अगर बयानतदारी से प्रोसीड करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो जो फॉर्म 45 है उसका तो कहें जब ये तो इनके फराइज में शामिल है, ये उससे लोग आजादी तो नहीं कर सकते। और आगे इन्होंने बहुत बार बताया आइन से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को उसकी निगरान हुकूमतों को 90 दिन से ज्यादा आज तक चलते दे रहे हैं और वो खर्चे कर रहे हैं, वो अपने मनमानियां कर रहे हैं और ये उसको देख रहे हैं और निगरान का ये असल में उनकी निगरानी कर रहे हैं। और ये तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है उन्होंने, पर अब इतना व्यवहार कभी देखा नहीं। अब ये कहेंगे वो कि जी हम 29 से पहले चलिए साहब, क्या आप भी नहीं समझते कि जो जमहूरियत के और आइन के तकाज़े ये होते हैं और रवायत भी ये रही है कि जो जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें हों वो तो आज़ाद अरकान के पास हैं और अब आज़ाद भी नहीं हैं, यानी PTI के हामी कहते हैं हम सिंधी इत्तेहाद कौंसिल में हैं, वो तो खैर इसमें नहीं जाऊँगा कि उनके साथ ज़्यादती हुई, तो पहले इनको दावत देनी चाहिए जिनका दावा है कि शायद हमारे पास 150 से ज़्यादा नशिस्तें हैं, या ठीक है अभी तो मैंने कहा ना डेडलॉक है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, आप क्या कहते हैं? नहीं, वो असल में तो ये मुस्लिम लीग नवाज का जो दावा है कि हम मेजॉरिटी में और हम गवर्नमेंट बनाएंगे, ये भी नवाज की तरफ से इन्होंने नवाज शरीफ ने खुद ऐलान कर दिया, कबल वक्त कर दिया। अभी वो इशू बहुत बड़ा बेसिक इशू है, बुनियादी फॉर्म का, उसकी बुनियाद पर कैलकुलेशन हुई नहीं, जमा तफरीक हुई नहीं और ये एक स्टेप बीच में से छोड़ना चाहते हैं। बहुत ही अजीब किस्म की इन्होंने आइन शिकनियाँ की है और राजा सिकंदर सुल्तान उनमें सबसे आगे है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बार बार कह चुका हूँ, बड़ी अरसे से कह रहा हूँ कि इसको कोई तो आइन इस पर भी उस आइन का इजलास करे। अब कोई इदारा नहीं, कोई अदालत नहीं जो उसकी इतनी बेहुदा जो आइन शिकनी है उनका भी कोई नोटिस ले। लेकिन चौधरी साहब आप जो कह रहे हैं कि राजा सिकंदर ने बड़ी आइन शिकनी की और एक आप ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंतहाई बेहुदा इक़दाम उठा रहा है, तो इंतखाबी निशान जो बदला लिया वो तो आपके चीफ जस्टिस ने लिया, जो एक बहुत ही पॉपुलर, उसूली, नज़रियाती, कमिटेड चीफ जस्टिस कर रहे थे। बल्कि मुझे तो याद है कि जब बलूचिस्तान में ये सिर्फ लॉयर थे, आपने जस्टिस ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे और कोई बेंच में था नहीं, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान डायरेक्ट बनवाया गया था। कादी साहब ने, और निशान लेने वाला भी कौन था आखिर में, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करके जस्टिस कादी फायद ईसा ने बल्ले का निशान पर को ना देने पर ठप्पा लगाया ना। हाँ, वो उनका भी उनको भी अपने इस रवैये और किरदार पे सोचना पड़ेगा कि निशान पार्टी का आप ले लें तो पार्टी को आप तहलील कर रहे हैं।
ये आर्टिकल 17 के तहत नहीं कर सकता कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी नहीं कर सकता, इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं कर सकता। और जब आप निशान दे रहे हैं तो आप पार्टी का निशान नहीं होता, वो अब वोटर का निशान आप ले रहे हैं और उसका हक आपने ले लिया बगैर किसी वोटर को नोटिस दिए, बगैर किसी कार्रवाई के जिसमें वोटर की भी सुनवाई हो और हर वोटर की अलग-अलग उसका केस। 3-4 करोड़ वोटर्स को हटाने के लिए हर एक को अलग-अलग शो का नोटिस होना जरूरी है, पर ये कुछ भी पहचानते ही नहीं। लेकिन चौधरी साहब, हम सब जो मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, लेकिन ये जो इलेक्शन है चाहे उसके जो भी असबाब हों, आप तो उसको इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वो तो इस्तेकाम नहीं ला रहे, किसी को सादा अक्सरियत हासिल भी नहीं है, जो दो पार्टियां आती हैं उनमें भी इख्तलाफ है, तो इससे तो मज़ीद पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बढ़ रहा है ना चौधरी साहब। इस्तेकाम तो आता अगर ये जरा मौसरबाजी आईनी इकदाम करते, ये जितनी रूगर्दानी आइन से की गई है उस वजह से ये सारा खिलवाड़ मचा है और कंफ्यूजन मची है। मैं बता ही नहीं सकता, अगर मैं ये नहीं कह सकता यकीन से कि आइन का तकाजा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, और वो बिल्कुल यकीनी है वैसे, पर मैं नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो एक बेयकीनी का आलम रहेगा ना, हर एक मामले पर इन्होंने बेयकीनी का आलम रखा। वो इख्तियार सदर का था टू नॉमिनेट अ डे ऑफ द इलेक्शन, वो उसने इनकार कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भाई आइन कहता है ही शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज द प्रेसिडेंट। वो चौधरी साहब चले मैं चौधरी साहब, मैं अगर मैं ये आइनी और कानूनी मुशगाफियों को माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ एक तरफ रखूँ, तो पंजाब में बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपको अपनी इंतखाबी मुहिम में आगे रखा, जलसों में भी आप गए और सबसे ज़्यादा तनकीद इल्ज़ामात, बल्कि मैं लफ्ज़ सवाल नहीं करता कि बिलावल साहब तो बहुत आगे बढ़ गए थे। अब आप नहीं समझते कि बिलावल साहब जो हैं कहते हैं मैं तो अपनी शराइत पर नून लीग से इत्तेहाद करने जा रहा हूँ, सदारत आप मांग रहे हैं, स्पीकरशिप मांग रहे हैं, तो अगर आपसे एक लॉयर नहीं एक पार्टी कुलीग की हैसियत से राय मालूम की जाए तो आप क्या देंगे या क्या देते? ये पार्टी फैसला करेगी, यकीनन इसको भी गौर में लाएगी, क्योंकि ये राय सिर्फ मेरी नहीं है औरों की भी है, और पार्टी में इस तरह का इख्तलाफ होता है। और देखिए आप जो बता रहे हैं, चेयरमैन बिलावल ने जो बयान दिया है वो इसी मौक़िफ़ के हक में जाता है, और ये तो मैं जो समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानी दी और नुकसान उठाया नून लीग के साथ एक अलायंस में जाके, ये जो 16-17 महीने की इत्तेहाद था हमारा। और शुक्रिया चौधरी रतन साहब, आपको पता है बड़े पाए के लॉयर, और ठीक है तहरीक इंसाफ के साथ उनकी हमदर्दियाँ नहीं, केसेस लड़े, लेकिन वाबस्तगी पीपल्स पार्टी से अभी भी रही, और ये भी अच्छी बात है कि बिलावल ने उन्हें आगे रखा। दो टोक अल्फाज में कह रहे थे कि न सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने भी जो कदम उठाया वो जायज़ नहीं था। हमारे साथ रहिएगा और गुफ्तगू इसी हवाले से, यानी जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसी हवाले से जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, बड़ा दिफाई नहीं पॉलिटिकल भी तज्ज़िया तबसरा मैं फॉलो भी करता हूँ, मेरे मेहमान भी रहते हैं। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला। मैं चले बराह रास्त इस पे आ जाता हूँ कि आपने इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में देखा होगा और पहले भी
इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा था या जो कुछ शरीफ कर रहे थे या जो अदालतें कर रही थीं, लेकिन अल्टीमेटली ये मलबा हम इस्टेब्लिशमेंट पर, अब तो कोई उसका पहले मुकद्दस गाय कहते थे, अब शायद ये कहने लगे, इस पर क्यों डाल देते हैं? ये तो सियासी जमातें हैं ना जो बार बार दावत देती नहीं हैं पास में, और अभी भी उनके पास बार बार जाती हैं। बाजवा साहब का नाम गली मोहल्लों में आम हो गया, तो कुछ थोड़ी जिम्मेदार हैं या आप समझते हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कसूर ज़्यादा है? देखिए, एक तो मुजाहिद साहब, तारीख तो पाकिस्तान में रही है ना कि पाकिस्तान में जनरल यूब साहब, फिर जनरल ज़ियाउल हक, उसके बाद जनरल मुशर्रफ, 3 दफ़ा तो फौज डायरेक्टली मुल्क को कह लीजिए मार्शल लगा के ये कंट्रोल करती रही है, जिसकी वजह से जो मसाइल और पैदा हुए हैं। एक मसला ये बहुत बड़ा पैदा हो गया है कि हमारी जो सियासी अशराफिया है वो अपनी जिम्मेदारी, अपना बोझ खुद उठाने को तैयार नहीं होती। जब भी कहीं भी कोई नाकामी होती है, कहीं भी कोई मसाइल सामने आते हैं, तो फिर अपने से बोझ सरकार के दूसरी तरफ डालना चाहती है। अब बहुत सी बातें होती हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि भाई फौज ने कभी किसी को रोका है कि आप अच्छे काम करें, मुल्क को बेहतरी के लिए काम करें, पाकिस्तान को आगे ले चलने के लिए काम करें। फौज ने तो कभी इस चीज से किसी को नहीं रोका। अगर ये खुद नहीं कर पाए तो उसका मलबा फौज पे कैसे? लेकिन सॉरी टू से तो मैं आप जनरल साहब, अब मैं पास में जाऊंगा तो इस पर नाराज मत होइएगा। बाकायदा जब ऑन ग्राउंड जो है जनरल हमीद गुल ये बयान दें और वो मीटिंग में बैठे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की, और इसका मतलब ये कहते हैं गुलाम इसहाक खान ने चीफ को कहा, चीफ ने हमीद गुल को कहा, और कहें कि हाँ हमने इस्लामी जदूद इत्तेहाद बनाया, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये उन्होंने किया? या अगर बाजवा साहब को इमरान खान ने बुलाया भी था तो गए क्यों थे वो? या वो उन्होंने, या वो गए क्यों थे, या उनके बाद गए, ये उन्होंने क्यों बुलाया था? देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के हकायक में शामिल है। आपने 3 दफा तो डायरेक्टली फौज हुक्मरान रही है इस मुल्क पे, 8-9 साल 10 साल हुकूमत की है फौज ने, फौजी हुक्मरान रहे हैं यहाँ पे, इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन मैं इसके साथ दूसरी चीज मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब भी आपने इलेक्टेड हुकूमतें आई हैं सामने, उनको किसने रोका है कि आप अदालती निज़ाम को बेहतर ना करें? उनको किसने रोका है कि आप जो माशी मामला हैं उनको बेहतर ना करें? किसने रोका है कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम ना करें? मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ, गवर्नेंस को बेहतर बनाने से किसी ने रोका नहीं है उनको। ये रोका नहीं, अगर ना रोका भी हो तो वो एक साइड तो ले जाती है ना। फिर एक यही वजह है कि जिस वजह से बार बार जो सारा बोझ है सिर के करते करते फौज के आके पड़ जाता है। और आज का दिन जिससे आप बात कर रहे हैं, आज तो लोग डायरेक्टली फौज को ब्लेम कर रहे हैं हर चीज के ऊपर। इसलिए हमारे सियासी अशराफिया को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनको जो अपने अमाल हैं उनको इसका बोझ उठाना पड़ेगा। अगर लाहौर में आपने ऑरेंज ट्रेन बना दी है और जिसका हर साल बेहिसाब पैसा हमने देना है, अगर आपने IPPs लेके आए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो इसका जो बिजली के टैरिफ्स है इस कदर हाई हैं, जिससे आपकी कोई चीज मुमकिन रही नहीं, आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रही नहीं, तो फिर कसूर फौज का तो नहीं है ना इसमें। ये तो हमारे सियासतदानों ने किया, सब ने किया। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपका यहाँ तक कहना बजा है कि ये सियासी पार्टियां हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट अभी 12 माह भी नहीं हुए थे तो 58(2) भी के तहत पहुँच गए थे वो, गुलाम इसहाक खान के बाद ये गवर्नमेंट हटाया जाए। उसामा बिन लादेन से उन्होंने जो है बाकायदा $1 करोड़ लिए कबूल किए ताकि उनकी हुकूमत बनाई जाए। और असद दुरानी साहब ने तो अपनी किताब में भी लिख दिया है कि जो भी आर्मी चीफ थे उन्हें गाड़ियों की चाबियां भी पेश करते रहे। इसी तरह पीपल्स पार्टी का किरदार भी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, नवाज शरीफ वगैरह का ज़्यादा रहा है। यही कहा जाता है कि इमरान खान जब अपनी चीज़ें नहीं सुलझा सके तो उन्होंने रुजू किया ISI के चीफ और उससे। तो अगर वो मुकम्मल तौर पर उनको शटअप कॉल दे देते तो ये बाब नहीं बंद हो जाता? जी, हो सकता है बात अब भी बंद हो सकता है बात, इसमें तो कोई शक नहीं, अब बंद हो सकता है बात। अगर सियासी जो हमारे काबरीन है मिल के बैठ के फैसला कर लें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने 1 2 3 4 4 चीजें ये करनी है और इन चीजों से चंद चीजें ऐसी इनसे करने से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, अगर मिल के बैठ के फैसला कर लें और गवर्नेंस बेहतर बना लें, अवाम की बेहतरी के लिए काम करें, तो फौज को तो कोई आने खुद ही नहीं देगा कुछ। नहीं, मुझमें साहब मैं बिल्कुल इस बात पर कहता हूँ कि पाकिस्तान को जो मुत्तहद किए हुए वो एक ही इदारा है, वो फौज है।
जो हमें मसाइल का सामना है। अब तो खैर ईरान से भी मसाइल हैं, हमारे अफ़गानिस्तान से भी हैं, इंडिया तो हर जगह अपना हिस्सा डालता है, लेकिन कुछ सॉरी टू से कुछ मुहिम जू हमारे यहाँ पास में ऐसे जनरल रहे जिनसे बड़े नुकसानात हुए हो ना, वो भी एक हकीकत तो है ना। जी ब्रेडवी साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं खुद आपसे इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ तो हालात ये रहे हैं। आपने भी जिक्र किया, मैं भी जिक्र इस बात का बार बार याद कर रहा हूँ कि आप जब स्पेस देंगे, ताकत में तो कोई स्पेस रहती नहीं ना कभी, ताकत का जो भी खेल है उसमें अगर ये स्पेस मिलेगी तो कोई ना कोई तो स्पेस को पूरा करेगा, उस वैक्यूम को पूरा करेगा कोई आके। अगर हमारी सियासी काबरीन मिलके बैठ के, बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, बड़ी एक्सपीरियंस सियासी जमातें हैं, ये बजाय एक दूसरे के गला घोटने के, एक दूसरे को खत्म करने के, अगर ये आपस में मिलकर बैठ जाए, फैसले कर लें। उसका सबब ये है मोहतरम गुलाम मुस्तफा साहब कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, वो तो लिमिटेड कंपनियां हैं। वो एक ज़माने में जनरल जमाल नासिर का बड़ा मशहूर फिक्रा हुआ था कि ये सऊदी अरब जो है ये कोई सल्तनत मुल्क नहीं है, तो लिमिटेड कंपनी है शहजादों और बादशाहों की। हमारे यहाँ भी लिमिटेड कंपनियां हैं, दादा बाप बेटा भाप भांजा भतीजा, ये दो सहभाग ना, इनके कन्वेंशन हम पहले देखते थे। नेशनल पार्टी वगैरह को, आज़ाद पाकिस्तान पार्टी को बकायदा कन्वेंशन होते थे, सेंट्रल कमेटीज होती थी, प्रोविंशियल कमेटीज होती थी। मुझे याद है कि नेशनल पार्टी ने जब भुट्टो को छोड़ा तो बकायदा सेंट्रल कमेटी ने तय करा था। बिदिन जो तय कह रहे थे कि नहीं जी साथ रहो भुट्टो के, और वली खां साथ देने की तैयार नहीं थे। अब तो ये लिमिटेड कंपनियां हैं ये, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कहा यह जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बेसाखियां फराहम करती है, हुकूमत के बनाने में भी, हुकूमत के तोड़ने में भी। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर ये अभी एस्टेब्लिशमेंट को भी बेसाखियां हटा लेनी चाहिए, इनको गिरने दें अपने वजन के ऊपर। अगर ये गिरे अपने वजन के ऊपर तो इनको समझ आ जाएगी क्या होगा, कैसे चलता है काम। लोकल बॉडीज तक तो इलेक्शन करवा नहीं सकते ये लोग, इनमें इतनी जरूरत तो है नहीं कि अपने लोगों से खुद फेस कर सकें ये लोग। आइन का हुलिया ने खुद बिगाड़ के रख दिया हुआ है। आज अगर सूरत हाल आप देख रहे हैं ना, 4 सूबों में 4 मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें बनती नजर आ रही हैं। ये जिस तरीके से आपस में दस्तों गिरेबान है, अगर फेडरल हुकूमत बन भी जाएगी तो कौन चलने देगा इसको, आप बताइए मुझे। तो इसमें मेरा ख्याल ये कि थोड़ा सा मेरा आपके इख्तलाफ है। आप सियासी अशराफिया को तो कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मैंने कहा कि इदारा वो पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का है, इस पर कतई दो रवाज नहीं। लेकिन हमारे जो कुछ बात होता है, एक फितरत है इंसानी, उसमें हम क्यों मुस्तस्ना रखें। कुछ जजेस हमारे हजरात में, अभी मैं कह रहा था, एक जज साहब कह रहे थे वो कमिश्नर को जहाँ भी हो गिरफ्तार करके लाओ। अब यानी कोई रिमार्क सही है कोई, यानी बगैर किसी सबूत के ना गिरफ्तार करके लाओ उसको। तो ये जबान इस्तेमाल करने लगे हैं हमारे मोहतरम जज हजरात। ये भी तो है ना, जुडिशरी हुई तो ऐसा है ना जनरल साहब? है तो सही। देखिए सूरत हाल को इतनी खुशकुन नहीं है कि हम उस पर मतलब खुशगवानी कर सके। इसमें हर इदारे का, हर महकमे का अपना अपना हिस्सा रहा है इसमें। अब ये वक्त है कि रियलाइज कर लें हम लोग, आज पाकिस्तान जिस सूरत हाल में खड़ा है रियलाइज कर लें। एक तो नेशनल लेवल पे एक आप बातचीत करके मामलात को एक स्टेज पे ले आए कि आपस में जो हमारे सियासी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने आप को दुरुस्त करें, मुल्क को आके लेके आकर चले। और जहां पे उनको जरूरत पड़े, एस्टैब्लिशमेंट उनकी है, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के अवाम की है, पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के लिए है। जहां जरूरत पड़े उनको इस्तेमाल करें, अपने काम के लिए बताएं। जहां भी जरूरत पड़ती है, पहले भी करते ना, अभी करते रहें। बाकी अपने मामला ये खुद संभाल लें तो इंशाल्लाह मेरे साल हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। मैं एक आखिर में क्विक सवाल करूंगा कि मेरे ख्याल में जब इतनी ही मदाखलत है और इतनी ही मदाखलत कबूल की जाती है, बल्कि दावत दी जाती है, तो फिर एक मुस्तकिल वाई नॉट। सॉरी टू से, आपको याद होगा, मैं तो तालिब इल्मों के जब चौधरी मोहम्मद अली जैसे पाए के जमहूरियत पसंद लोग जब 56 में काबीना बनी, तो अयूब खान जो है वर्दी पहन के जब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे तो वज़ीर दिफा के थे तो बैठते थे। शायद कुछ एतराज़ हुआ तो फिर बाद में शायद नहीं बैठे। तो ये तो खैर रवायत बहुत पुरानी चली आ रही है। तो अब इतनी खुली बात हो रही है तो उन्हें कैबिनेट में बिठा लें आप, क्या आ रहा है इसमें? नहीं तो और इससे भी बेहतर हल तो है ना आपके पास। आपने जब जनजाइन करामत में ये राय दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना लीजिए, उसमें काफी लेदे हुई उनको रिजाइन करना पड़ा। आज भी तो हम एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना के बैठे हुए हैं ना। अब इसको एक मुस्तकिल मुकाम दे दीजिए जहां पे बैठ के उनका भी बीच में जो राय हो आ सके बीच में, तो आगे मामलात बेहतर होना शुरू होंगे इसमें।
बहुत दुरुस्त फरमाया आपने मोहतरम जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब के जब ये सब खुलेआम बात होती है कि फैज़ हमीद ने ये कहा और बाजवा ने ये कहा तो चलिए फिर उसको एक बाकी जैसे आपने सही कहा कि जनरल करामत को जो है मियाँ साहब ने घर भेज दिया था जब उन्होंने एक हक़ाइक़ पर मुबनी मौक़िफ़ रखा था और आज उसकी फिर बाज़गश सुनाई दे रही है। हमारे साथ रहिएगा कि पीपल्स पार्टी नून लीग जमातों का जो छठा राउंड था वो भी कोई बग़ैर किसी नतीजे पर पहुंचने पे ऐसा लगता है कि शायद कोई ख़त्म ही हो रहा है या ख़त्म होने वाला होगा। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद इस मौजू पर। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वल्वी आपको खुशामदीद करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कोई भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी, एक दूसरे से मुज़ाकरात के छठे राउंड पर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। हमारे बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट डिप्टी ब्यूरो चीफ इंतज़ार हैदरी हमारे साथ हैं और फॉलो कर रहे हैं। जी इंतज़ार, क्या रुकावटें हैं आज? बल्कि मुझे लगता है कि बिलावल साहब के इस बयान ने कि मुस्लिम लीग नून को अपनी शराइत पर वोट दूंगा, इस मामले को मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर दिया है। यानी वो सदारत तो मांग रहे हैं, स्पीकरशिप भी मांग रहे हैं, सेनेट में भी मांग रहे हैं, लेकिन वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसा ही है इंतज़ार? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है मुजाहिद साहब, बिल्कुल ऐसे है। और जैसे हमारी कल भी बात हुई थी कि मामला जो है वो रुका हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से, और मुसलसल एक मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं कि हम विफाकी काबीना में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन आईनी ओहदे जो हैं हम जरूर आपसे लेंगे, जिसमें सबसे बड़ा ओहदा जो है वो सदर मुमलिकत का है। उसके अलावा वो सूबाई गवर्नर भी चाहते हैं और उसके साथ साथ वो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट भी चाहते हैं। इस बात तक तो इत्तेफाक राय हो गया था कि ठीक है जी, सदर मुमलिकत को ओहदा आपको दिया जाएगा और स्पीकर कौमी असम्बली भी आपको दे दिया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप भी आपको दे दी जाएगी। लेकिन पंजाब की गवर्नरशिप जो है वो मुस्लिम लीग अपने पास रखना चाहती है, लेकिन साथ वो ये भी चाहती है कि आप वफाकी काबीना का हिस्सा भी बने। ये जो तमाम सिनेरियो में ये जो बार उठाया जाए तो वो मिलकर उठाया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ मुस्लिम लीग जो है वो ये बार उठाए। मुस्लिम लीग ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ अगर कोलिशन पार्टनर के तौर पर आती है तो वो मुकम्मल तौर पर आए, जुज़वी तौर पर ना आए। इसी मामले के ऊपर जो है ये मामला रुका है। और आज बिलावल भुट्टो ने जिस तरह ये कहा कि हम अगर किसी की हिमायत कर रहे हैं तो उसकी शराइत पर नहीं करेंगे, बल्कि अपनी शराइत के साथ। लेकिन इंतजार एक और अहम मसला, इंतजार ज़ैदी एक और मसला जो दौड़ चल रही है और शायद आपको भी इल्म हो कि क्योंकि उस बुनियाद पर जो प्रोविंस के वोट होते हैं, यानी एक सूबे के और वही बलूचिस्तान के, उस बुनियाद पर चारों प्रोविंस के वोट होते हैं, वहाँ भी एक मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान टसल नहीं कि अपना दो तादाद बढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपनी और नून लीग अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहती है, ये भी एक इख्तलाफ है। जी बिल्कुल, ये एक मामला जरूर है, लेकिन वहाँ पर जरदारी साहब की पोजीशन जो है वो कदरे बेहतर है, क्योंकि उनके साथ एक तो 10 से ज्यादा MPs उनके पास से पहले से हैं और दूसरा उनके साथ अब मुसलसल लोग शामिल हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी वो तो नून लीग के साथ भी शामिल हो रहे हैं। नून लीग के साथ भी अभी मैं देख रहा था कि 2 अरकान शामिल और हुए हैं, यानी अगर उनके साथ 13 हैं तो उनके साथ, और मुझे ये नहीं इल्म के JUI के लोग अगर जो बहुत बड़ी तादाद में, ग़ालिबन 10 की तादाद में, वो ज़्यादा कंफर्टेबल ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो के बयान के बाद नून लीग से नहीं होंगे। जी देखिए, बिल्कुल नून लीग के साथ उनकी कंफर्टेबल वो जरूर होंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बलूचिस्तान असम्बली की है उसमें जो इब्तदाई तौर पर जो बताया जाए तो उसमें तो पीपल्स पार्टी के पास 11 थे और नून लीग के पास 9 थे और फिर 10 हुए। और अब ये जो तादाद है ये मुसलसल बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की बढ़ रही है, नून लीग की भी बढ़ रही है। लेकिन वहाँ पर आप ये देखें कि सरफराज बुगटी जो है इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं और सरफराज बुगटी के हवाले से आप जानते हैं कि इस तरह जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, वज़ारत दाखिला उन्होंने छोड़ी, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो ये सारी चीजें सामने हैं। और वहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर विफाक में हमारे साथ ये चलते हैं तो फिर सूबा बलूचिस्तान में वज़ारत आला जो है वो पीपल्स पार्टी ले ले और गवर्नरशिप जो है वो मुस्लिम लीग के पास आ जाए। तो इस हद तक आप ये नहीं समझते कि ये जो एक और मसला है कि ये जो छठा राउंड है और आज इस पे थोड़ा सा बेजारी का इजहार भी कर रहे थे बिलावल साहब, तो क्या यानी ये अगर ये यानी सॉरी टू से दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, नून लीग अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकती
और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर अपोजिशन में नहीं बैठना चाहती, तो इस सूरत में ये जो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगा। और ऐसा भी तो है ना कि पीपल्स पार्टी के भी तो बेशुमार अरकान असम्बली जिन्होंने बड़ा सरमाया लगाया है, बड़े बेताब बेकरार होंगे वजारतें लेने के लिए। बिल्कुल जी, ये एक फितरी अमल है कि जब आप पार्टी में आते हैं और अगर आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो फिर आप वजारतें भी लेते हैं, और ये जरूर ख्वाहिशात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी उन अरकान की हैं और वो चाहते हैं कि वो वजारतें लें। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह है कि पीपल्स पार्टी पहले राउंड में जो है वो अपनी चीज़ों को मैच्योर करना चाहती है, खुसूसन सदर मुमलिकत के मामले पर वो बिल्कुल यकीन दहानी चाहती है। उसके साथ साथ दूसरा मसला ये भी है जो जरदारी साहब समझते हैं, और वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी गुलाम नबी जरदारी के साथ इस मामले पर मुशावरत भी कर रहे हैं कि अगर हम विफाक में हिस्सा नहीं लेते तो फिर हमारे साथ सूरत हाल वही बन जाएगी जैसे हम विफाक में पहले हुकूमत कर रहे थे और पंजाब में नून हुकूमत कर रही थी, और 2013 में जब हम सिंध में सूबाई हुकूमत चला रहे थे और विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो हमें बहुत से इश्यूज सामने आए और कभी पानी का मसला हुआ, कभी फंड का मसला हुआ, कभी NFC का मसला हुआ। तो ये तमाम मसाइल हैं, इनके ऊपर खुद पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और मामला किसी मफाहमती मुआहदे की तरफ ही बढ़ेगा। लेकिन अब देखें ना, अब से कुछ देर पहले मियाँ शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इसहाकडार ने पहले शहबाज शरीफ से और मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुशावरत की है, उन्हें बताया है गुज़िश्ता रात जो मुज़ाकरात उनके हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ 5वें दौर के, आज 6ठा दौर होना था, लेकिन वो इस वजह से भी मुलतवी हुआ है कि एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो स्टेटमेंट दे दी और दूसरा फिर शहबाज शरीफ और इस्लामाबाद आ गए हैं। तो अब इम्कान यह है कि क़यादतों के दरमियान जो है एक मुशावरती अमल शुरू हो सकता है। ठीक है, इंतजार हैदरी, हमारे बड़े बाखबर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट डिप्टी ब्यूरो चीफ इंतजार हैदरी का कहना था कि 6ठा राउंड भी अगर हुआ आला सतह पर शायद हो और कोई रास्ता निकाला जाए कि सिर्फ 10 दिन रहते हैं कौमी असम्बली के इजलास बुलाने में आइनी और कानूनी तौर पर। लेकिन ये भी हो सकता है कि फॉर्म का जो 45 और 47 का है शायद ये डेट आगे भी बढ़ानी पड़े। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।